मैं देवेश कुमार पांडे। एमए थर्ड सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, 4 पेपर का नाम है, 4 विषय पढ़ने होंगे जियोग्राफी में, और उसके बाद आपका एक प्रैक्टिकली विषय होगा। ठीक है, तो चारों पेपर का नाम पहले आप लोग समझ लीजिए क्या है। एक है आपका प्रिंसिपल ऑफ ओशिनोग्राफी, फिर सोशल जियोग्राफी, ये दूसरा पेपर है। तीसरा पेपर है आपका जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। फिर चौथा पेपर होगा आपका रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो यह चारों थियरी है। आइए, तो पहला पेपर का कोड होगा यह। इस पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ओशियनोग्राफी। दूसरा पेपर सोशल जियोग्राफी होगा। तीसरा पेपर आपका है यहाँ पर, जो हमारे यहाँ चलता है, जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। फिर वन पेपर ऑफ द स्पेशल ग्रुप टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपको पढ़ना होगा रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और इसके बाद ये हो गया आपका 4 पेपर। कौन कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ ओशियनोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, फिर जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, फिर रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। यह आपके चारों पेपर का नाम हो गए। चारों पेपर आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल आता है। कौन सा? टोपोग्राफिकल मैप्स, वेदर मैप्स एंड फील्ड सर्वे। इसको भी आपको, ये प्रैक्टिकल है, इसको करना होगा। फिर एक आता है विलेज रिपोर्ट। यह विलेज रिपोर्ट आपको तैयार करनी होगी। इन चारों पेपरों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक ही पेपर को ले उठाएंगे और उसी का शुरुआत करेंगे। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ ओशियनोग्राफी। इसके सिलेबस को हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद अच्छा, एक पेपर जैसे आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरे पेपर के सिलेबस को समझाया जाएगा, फिर उसके बाद तीसरे पेपर के सिलेबस को समझाया जाएगा, उसके बाद चौथे पेपर के सिलेबस को समझाया जाएगा। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, चीज़ों को समझ कर पढ़ेंगे, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रिंसिपल ऑफ ओशियनोग्राफी के सिलेबस को हम लोग समझते हैं। अच्छा, ये आपका जो है, ये नेक्स्ट सेमेस्टर जो होगा उसका ये पेपर है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ओशियनोग्राफी, यह आपका पहला पेपर होगा। उसका ये प्रश्न पत्र कोड जो होता है यह है। पूरे टोटल 4 यूनिट होंगे। थियरी बेस्ड पेपर है। इंटरनल 25 नंबर का पेपर होगा, एक्सटर्नल 75 नंबर का पेपर होगा। दोनों मिलाकर आपका 100 नंबर का होगा। यह दोनों मिलाकर आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, आइए इसके सिलेबस को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? ओशियनोग्राफी, नेचर स्कोप एंड डेवलपमेंट है, मतलब समुद्र विज्ञान। ओशियनोग्राफी का मतलब होता है समुद्र विज्ञान। इसको जल विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नेचर स्कोप एंड डेवलपमेंट। नेचर स्कोप एंड डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? प्रकृति, दायरा और विकास। नेचर का मतलब हो गया प्रकृति, स्कोप का मतलब हो गया दायरा या क्षेत्र, डेवलपमेंट का मतलब हो गया विकास। तो हम लोग समुद्र विज्ञान के प्रकृति, दायरा और विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। हाँ, मतलब भूमि और जल का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, लैंड का मतलब होता है भूमि या जमीन, एंड वाटर मतलब पानी, मतलब जमीन और जल का वितरण। फिर उसके बाद है ओशियन बॉटम टोपोग्राफी। इसका मतलब होता है महासागरीय तल का स्थलाकृति। महासागरीय तल, यह क्या होता है? समुद्र के सबसे नीचे वाले तल को महासागरीय तल कहा जाता है, और उसके स्थलाकृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बॉटम रिलीफ ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अटलांटिक एंड इंडियन ओशन मतलब प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की तल छटिए को या तल राहत को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये इसका अर्थ हो गया। आइए अब इसी चीज को हम लोग एकदम विस्तार पूर्वक समझते हैं कि वह क्या होगा। देखिए, नेचर ऑफ इज क्या है पहला? नेचर स्कोप एंड डेवलपमेंट ओशियनोग्राफी मतलब समुद्र विज्ञान के उसके प्रकृति, दायरा, प्रकृति क्षेत्र और विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली चीज, समुद्र विज्ञान होता क्या है यह तो मालूम होना चाहिए। समुद्र विज्ञान, तो समुद्र विज्ञान
पहले उस चीज़ को समझिए, समुद्र विज्ञान। तो समुद्र विज्ञान कहते किसे हैं? अच्छा, समुद्र विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी के महासागरों के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। समुद्र विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी पृथ्वी के महासागरों के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। वह कौन कौन से हो जाएंगे आपका? एक हो जाएगा भौतिक समुद्र विज्ञान, रासायनिक समुद्र विज्ञान, जैविक समुद्र विज्ञान और भूवैज्ञानिक समुद्र विज्ञान। ठीक, अब आइए इसके नेचर, स्कोप एंड डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं कि यह क्या है। इसमें नेचर स्कोप में क्या हम लोग पढ़ेंगे? नेचर स्कोप एंड डेवलपमेंट में जलवायु और मौसम का अध्ययन पढ़ेंगे। ठीक है, जो फिर उसके बाद समुद्री संसाधन पढ़ेंगे। समुद्री संसाधन में क्या हो जाएगा? जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है या समुद्रों द्वारा हमें प्राप्त होती है। जैसे समुद्री संसाधन क्या क्या हो जाएंगे आपके? जैसे मछली भी हो जाएगा, खनिज भी हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद नमक जैसे संसाधन, ये सब संसाधन क्या है? ये हमारा समुद्री संसाधन है। फिर उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण, समुद्री प्रदूषण के नियंत्रण को बारे में पढ़ेंगे। जैसे तेल रिसाव और प्लास्टिक कचरे के प्रभाव का अध्ययन और समाधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह हो गया। और अटलांटिक, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैंड वाटर, ओशियन बॉटम, टोपोग्राफिकल बॉटम, रिलाइफ ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है? सेकेंड यूनिट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओशियन वाटर। इसका अर्थ क्या होगा? महासागरीय जल की विशेषताएं, टेम्परेचर, तापमान, डेंसिटी एंड सैलिनिटी, मतलब घनत्व और लवणता, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? तापमान, घनत्व और लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सैलिनिटी। तापमान, घनत्व और लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आज जाइए थर्ड यूनिट। तीसरा यूनिट क्या है? मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, मतलब महासागरीय जल की गति। हाँ, महासागरीय जल की गति, करेंट्स, केसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? धाराओं के कारण और विशेषताओं। करंट ऑफ अटलांटिक, मतलब अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की धाराएं, वेव, टाइड एंड टेरिस ऑफ ओरिजियन, मतलब उसकी धाराएं को पढ़ेंगे, लहरों को पढ़ेंगे, ज्वार और उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ेंगे। यह तीसरे यूनिट पे पढ़ना है आप लोगों को। चौथा यूनिट क्या है? ओशियन डिपॉजिट एंड कोरल रीफ्स, मतलब महासागरीय निक्षेप और प्रवाल भित्तियां। ठीक, सोर्सेज, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन, मतलब महासागरीय निक्षेपों के स्रोत, प्रकार और वितरण। डिपॉजिट, कोरल रीफ्स, फॉर्मेशन, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, टाइप्स एंड थियरीज ऑफ ओरिजिन। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रवाल भित्तियों का निर्माण, वृद्धि की स्थिति, प्रकार और उत्पत्ति के सिद्धांत। यह आप चौथे यूनिट में पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। 4 ही यूनिट है, यह बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और कोशिश यह रहेगी कि प्रत्येक यूनिट 7 दिन के अंदर समाप्त हो जाए। प्रत्येक यूनिट जो है आपका, यह 7 दिन के अंदर समाप्त हो जाए। अगर प्रत्येक यूनिट 7 दिन के अंदर समाप्त होता है तो लगभग 4 यूनिट समाप्त होने में कितना समय लगेगा? 28 दिन, यानी कि 1 महीने, 1 मंथ समय लगेगा आपका पूरा एक पेपर समाप्त होने में। तो चीज़ों को हम लोग बहुत ही आराम से समझेंगे। आपको डेली का डेली नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। हाँ, और उसको आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब परीक्षा होता है या फिर एग्जामिनर आते हैं तो आप लोग अपने पेपर का नाम नहीं बता पाते हैं, और उसके बाद कोई पेपर का नाम पूछता है, नहीं बता पाते हैं, और परिभाषा तक नहीं बता पाते हैं आप लोग कि भूगोल की परिभाषा क्या है।
या भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, या भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यह भी आप लोग नहीं बता पाते हैं। और कोई पूछ देगा प्रैक्टिकल के विषय में कुछ भी तो नहीं बता पाते, अक्षांश और देशांतर नहीं बता पाते। बताइए, आप लोग एमए कर रहे हैं, इसके बाद नहीं बता पाना यह एक बहुत कमी है आप लोगों के अंदर। यह बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन है जिसको पढ़ना समझना बहुत ही बहुत ही छोटा क्वेश्चन है जो आप लोगों को आना चाहिए। बहुत ही आसान आसान शब्द हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। यह ग्लोब पर खींची गई कितनी काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश क्या होती हैं, देशांतर क्या होता है, समय की गणना कैसे की जाती है, हाँ, और कटिबंध क्या होता है, सेरे क्या होता है, गोरे क्या होता है। ये बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल प्रश्न है जो कि आप लोगों को आना चाहिए। धीरे धीरे अच्छा, आप लोगों को यह भी भेजा गया था कि वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, भूगोलवेत्ताएं कौन कौन से हैं, उसको भी आप लोग नहीं बता पाते हैं। ग्रुप में हर एक चीज़ सेंड किया जाता है लेकिन पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। बस देख लेते हैं क्या मैसेज आया है, क्या मैसेज नहीं आया है, उसके बाद आप लोग छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए और पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, हम लोग पहले इस 4 यूनिट को समाप्त कर लेंगे। आपके पहले पेपर को, पहला पेपर जैसे ही समाप्त हो जाएगा फिर दूसरे पेपर को, सेकंड पेपर के सिलेबस को समझाया जाएगा, उसके फिर उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।